हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाज फर्स्ट पैसिव ईएलएसएस फंड के बारे में। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना जो ईएलएसएस फंड्स हमारे पास अभी तक ऑप्शंस थे, अब हम पैसिव फंड में भी अपना पैसा निवेश करके इन्वेस्ट करके ईएलएसएस की बेनिफिट ले सकते हैं। जो टैक्स सेविंग बेनिफिट हमें ईएलएसएस फंड में मिलता है, अब वही पैसा हम इंडेक्स फंड में लगा के ईएलएसएस का अंडर सेक्शन 80 बेनिफिट ले सकते हैं। तो हालांकि कुछ समय पहले सेबी ने सर्कुलर ऑलरेडी इस पे रिलीज कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा फंड नहीं था। लेकिन आईएफएल ने अपना पहला आईएफएल निफ्टी 50 ईएलएसएस फंड लॉन्च करा है। मेरे को आईएफएल से कोई इसमें कोलैबोरेशन नहीं है, ना ही मेरे को इनसे पैसा मिल रहा है, ना ही मैं इनके फंड को रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से ईएलएसएस पैसिव फंड चलेंगे, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो देखो, अभी तक जितने भी ईएलएसएस फंड थे, पहले ये समझते हैं कि ईएलएसएस फंड का काम क्या है। देखो, ईएलएसएस फंड में हम अपना पैसा दो तरीके से, दो रीजन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक तो हमें मोटा मोटा तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है कि टैक्स सेविंग करनी है अंडर सेक्शन 80 यानी हमने कुछ पैसा मान लीजिए पीपीएफ में, ईपीएफ में लगाने के बावजूद भी जो हमारी 80 के अंदर जो हमारी एक लिमिट होती है 1.5 लाख तक की, अगर हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है तो ईएलएसएस भी, जो म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो अंडर सेक्शन 80 से उसका टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है। अभी तक जितने भी ईएलएसएस फंड्स अवेलेबल है, जितने भी अवेलेबल है, वो सारे के सारे एक्टिव फंड्स हैं। यहाँ पे एक्टिव फंड्स का मतलब क्या होता है? एक्टिव फंड्स का मतलब है कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इन फंड हाउसेस के साथ में, इन फंड्स के साथ में, वहाँ पे एक फंड मैनेजर बैठा है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। वो सालाना आपसे कुछ फी चार्ज करेगा और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। उसको जितना लगता होगा लार्ज कैप में रखना है वो लार्ज कैप में रखेगा, उसको जब चाहिए कि मिड कैप में रखना है वो मिड कैप में रखेगा, उसको जब चाहिए स्मॉल कैप में तो स्मॉल कैप में रखेगा। ईएलएसएस जो कैटेगरी है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल जो कैटेगरी है हमारी, फ्लेक्सी कैप फंड जो है हमारे, सिमिलरली उसी तरीके से काम करते हैं। यानी यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मार्केट कैप का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ईएलएसएस कैटेगरी में, ईएलएसएस फंड्स में फंड मैनेजर अपनी इच्छा से, एक्सपर्टीज के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से आपका पैसा निवेश कर सकता है। लेकिन जितने भी ईएलएसएस फंड्स हैं वो सारे एक्टिव है। एक्टिव का मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर का पार्टिसिपेशन है, वो अपनी रिसर्च के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक्स को सिलेक्शन करता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लेकिन दूसरी जो कैटेगरी आती है ना एक्टिव के कंपैरिजन में, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 का जो ईएलएसएस फंड लॉन्च हुआ है, जो आईएफएल ने करा है, वो पैसिव फंड है। पैसिव फंड का मतलब क्या है? यहां पे पैसिव फंड मैनेजर का सिर्फ इतना काम होता है कि एग्जैक्टली जिस इंडेक्स को वो बेंचमार्क कर रहा है, जिस इंडेक्स को वो रेप्लिकेट कर रहा है, एग्जैक्टली उसी वेटेज में, उसी रेशो में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देना। मान लीजिए जैसे आईएफएल ने निफ्टी 50 ईटीएफ, आईएफएल निफ्टी 50 ईएलएसएस फंड लॉन्च करा, इसका मतलब यहाँ पे आईएफएल के जो फंड मैनेजर है, आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारा का सारा पैसा निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है, जिनका वेटेज है उसमें, उस निफ्टी 50 इंडेक्स में जितना वेटेज है, उसी वेटेज में आपके पैसे को डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देगा। उसमें ना कोई रिसर्च है, उसको सेम टू सेम उसको रेप्लिकेट करने का है। जब जब वो चर्निंग होगी 6 महीने के बाद, वो निफ्टी 50 रिव्यू होगा, उसमें जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स ऐड होंगे, जो निकलेंगे, उसी हिसाब से चेंजेस करते रहना है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर का कोई ज़्यादा खास काम होता नहीं है। इसीलिए पैसिव फंड्स सस्ते होते हैं। यानी इनकी जो संभालने की कॉस्ट है, इनको जो मैनेज करने की कॉस्ट है, वो कंपेरेटिवली कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस का काम है नहीं। फंड मैनेजर यहाँ पे भी बैठा हुआ है आपका, जो मैनेज कर रहा है, लेकिन उसका काम इतना नहीं है, उसका रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है, उसके पास एक सिस्टम बना हुआ है, आपके पोर्टफोलियो को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करने का काम उसका है। अब यहाँ पे देखो ना, एक टेबल देखिए, अब टेबल से देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी ईएलएसएस फंड्स हैं उनका एएम साइज कितना है, उनका एक्सपेंसेस कितना है डायरेक्ट प्लान्स में, या एक्सपेंस रेशो कितनी है, वो सब निकाली हुई। डायरेक्ट प्लान्स की कितनी है और आपके नॉर्मल जो एक्सपेंस रेशो है वो कितनी है रेगुलर प्लान्स की जो होती है। तो आप देखेंगे मोटा मोटा जो रेगुलर प्लान्स के देखेंगे 1.6, 1.75, किसी किसी में 2.62 है। तो डायरेक्ट प्लान में आप देखेंगे तो तकरीबन किसी किसी में 1% भी है, जैसे सुंदरम टैक्स सेविंग फंड देखेंगे तो 1.75 भी है। तो मोटा मोटा आप ये देखेंगे कि इनको, कि ये एक्टिव फंड्स है, यहाँ पे फंड मैनेजर आपके हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से डिसीजन ले रहा है स्टॉक्स का, तो यहाँ पे वो आपसे पैसा चार्ज कर रहा है। लेकिन पैसिव में क्या डिफरेंस है?
अगर मैं ELSS कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहता हूं, मैं टैक्स सेव करना चाहता हूं और मैं डायरेक्टली पैसिव फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, तो क्या बेनिफिट है मेरे को? तो वो देखिए यहाँ पे जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं निफ्टी 50 को, क्योंकि हम यहाँ पे IFL को कंपेयर कर रहे हैं, IFL के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 के जितने भी टैक्स आपके इंडेक्स फंड्स हैं, आप उनके डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंसेस देखिए और रेगुलर प्लान के एक्सपेंसेस देखिए और फंड का साइज आपको दिखेगा। तो देखेंगे डायरेक्ट प्लान्स में, जैसे यूटीआई निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट प्लान में यूटीआई निफ्टी 50 का कितना एक्सपेंसेस है? 0.20 है। इवन जैसे नवी निफ्टी 50 सबसे कम है, जिसका 0.06 है, जैसे IDFC निफ्टी 50 जिसका 0.10 है। तो और भी काफी फंड्स हैं जिनके आप देखोगे, अगर कंपेयर कर रहे हो एक्टिव फंड के कंपैरिजन में, तो एक्सपेंसेस जो है फंड को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो कंपेरेटिवली इंडेक्स फंड में ज्यादा कम है। तो देखो जितना कॉस्ट कम होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि देखो जब हम ELSS में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मोटा मोटा हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम इसको अलाइन किया जा सकता है। इवन आप इसको रिटायरमेंट के लिए भी अलाइन कर सकते हो, क्योंकि पैसा इमीडिएटली आप लॉक इन होता है, 3 साल के बाद आप इसको विड्रॉल कर सकते हो। अगर लमसम डाल रहे हो 3 साल के बाद आप इसका लॉक इन ओपन होता है, तभी आप इसको विड्रॉल करते हो। अदरवाइज अगर आपकी SIP चल रही है तो लॉन्गर टर्म के लिए आप इसको होल्ड करते हो। तो ELSS बेसिकली ऐसा कैटेगरी एक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके एक्सपेंसेस अगर कम है तो फंड को मैनेज करने के लिए जो खर्चे है वो कम है, तो इसका बेनिफिट ओवरऑल आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। लेकिन अब आप पूछोगे कि पारितोष हम डायरेक्टली पैसिव फंड में क्यों जाए, जब हमारे जो एग्जिस्टिंग ELSS फंड है वहां पे हमें अगर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इसके लिए मेरी लास्ट वीडियो रेफर करना, जिसमें मैंने आपको बताया है कि लार्ज कैप में मैंने उसमें पूरा डेटा पॉइंट्स आपको समझाया लास्ट वीडियो में, कि जो लार्ज कैप फंड्स है मैंने वहां पे 2000 से लेकर आई थिंक 2022 तक का पूरा डेटा समझाया हुआ है एनालिसिस के साथ में, कि समय के साथ में जब से कैटेगराइजेशन हुआ है, सेबी ने इसमें कदम उठाए हैं, कैलकुलेशन को लेकर कदम उठाए हैं। पहले निफ्टी 50 का कैलकुलेशन हम कंपेयर करते थे, एग्जैक्टली निफ्टी 50 TRI का कैलकुलेशन इंक्लूड हुआ 2-3 साल पहले, तो TRI की कैलकुलेशन आई। उसके बाद यही देखा गया है कि जितने भी जितने भी लार्ज कैप फंड्स है, जितने भी आपके एक्टिव फंड्स है, दे आर नॉट एबल टू बीट देयर बेंचमार्क। यानी जिस पर्टिकुलर कैटेगरी को वो बेंचमार्क कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर इंडेक्स को वो बेंचमार्क कर रहे हैं, उसको वो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मान लीजिए फंड A है, एक एक्टिव फंड B है, दोनों की फंड की परफॉर्मेंस लगभग सेम है, लेकिन फंड ए का फंड मैनेजर बोलता है कि आई विल चार्ज यू 1%, फंड बी बोलता है मैं भी तुम्हें सेम परफॉर्मेंस कमा के दे रहा हूं बट आई विल चार्ज यू 20 पैसा। तो आप किस में जाना चाहोगे? ऑब्वियसली बी वाले में, क्योंकि दोनों की फंड की परफॉर्मेंस सेम है। अगर आप यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा देने को रेडी हो तो इवन यू वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे रिटर्न्स भी ज्यादा होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी ज्यादा होना चाहिए, इवन ये इसको आउट परफॉर्म करना चाहिए। अगर लेकिन लगभग अगर परफॉर्मेंस सेम है तो मैं अपना एक्स्ट्रा पैसा पे क्यों करूंगा फंड मैनेजर को? तो यही सेम सिचुएशन हो रही है कुछ सालों से। कंसिस्टेंटली लार्ज कैप और एक्टिव फंड्स आर नॉट एबल टू बीट देयर बेंचमार्क। मोस्ट ऑफ द फंड्स, मैं सब फंड्स की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर फंड्स की यही सेम सिचुएशन है। तो इसलिए इट इज बेटर आइडिया कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मैं इंडेक्स में जाऊं, डायरेक्टली इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करूं, वहां पे मेरी कॉस्ट भी कम होगी। तो इसीलिए ये एक पहला रीजन है कि आपको पैसिव ELSS फंड में क्यों जाना चाहिए। खैर अभी एकदम डिसीजन नहीं लेना, मैं अब इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। अब देखो दूसरा जो रीजन है, जितने भी ELSS फंड्स अवेलेबल है ना आपके पास, जितने भी मैंने नाम लूंगा आपको यहाँ पे, जैसे एक्सिस हो गया, आदित्य बिरला हो गया, मिराई एसेट टैक्स सेवर हो गया, DSP हो गया, जितने भी ज्यादातर आपके यहाँ पे ELSS फंड्स है आज की डेट में, वो सारे लार्ज कैप बायस है। अब क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर को पूरी तरीके से आजादी है, वो जब चाहे मिड कैप में रखे, लार्ज कैप में रखे, स्मॉल कैप में रखे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मार्केट कैप का। पर ज्यादातर जितने भी आपके ELSS फंड्स है ना, दे आर लार्ज कैप बायस, यानी 60 to 70% पैसा आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाकी रिमेनिंग पैसा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हो रहा है। कुछ फंड्स में है जिसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप का ज्यादा एक्सपोजर है, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स लीव 96 में मिड कैप एंड स्मॉल कैप का ज्यादा एक्सपोजर है, लेकिन वो ज्यादा वोलेटाइल भी है, लेकिन रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी आप ज्यादा कर सकते हो। अब जैसे मेरे बारे में आप मान लीजिए बात कर लीजिए, जैसे मैं 35 ईयर्स का हूं और मेरे पास, मुझे मालूम है कि मैं जो अब ELSS फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इसको 15-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा, यानी मेरी रिस्क एपेटाइट अभी ज्यादा है, मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। तो मैं ये चाह सकता हूं कि मैं अपने पैसे को मिड कैप में इन्वेस्ट करूं या स्मॉल कैप में अपना पैसा लगाऊं, और साथ ही में मुझे उस पैसे पे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाए। तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि अभी जो सेबी का जो सर्कुलर आया था ना, अभी तो ये पहला पैसिव फंड है, सेबी का जो सर्कुलर आया था उस सर्कुलर के हिसाब से ये था कि जितने भी ELSS फंड आएंगे जो पैसिव फंड्स होंगे, उनको दे कैन चूज देयर स्टॉक्स फ्रॉम टॉप 250 कंपनीज। यानी इसका मतलब ये है
कि आने वाले जो इंडेक्स फंड आएंगे, जो आने वाले पैसिव इंडेक्स फंड आएंगे, पैसिव इंडेक्स एनालिसिस फंड आएंगे, हमें अभी और भी कैटेगरीज देखने को मिलेगी जिसमें निफ्टी मिड कैप 150 भी होगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होगा, निफ्टी 200 भी होगा, और भी कैटेगरीज देखने को मिलेगी। हालांकि ये पहला फंड है जो निफ्टी 50 को आ रहा है, निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है, निफ्टी 50 का पहला इंडेक्स एनालिसिस फंड है। लेकिन आने वाले समय में हमें और भी इंडेक्स फंड देखने को मिलेंगे जो ईएलएसएस के लिए एलिजिबल होंगे, टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल होंगे, प्लस हमें मिड कैप और स्मॉल कैप का ज्यादा, मिड कैप का एक्सपोजर भी ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि वो प्योर मिड कैप फंड्स होंगे। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि अभी भी जितने भी ईएलएसएस फंड्स है ना, दे ऑल आर लार्ज कैप बायस, ज्यादा लार्ज कैप है, लार्ज कैप में उनका आपका होल्डिंग होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे कुछ लूप होल्स भी है, कुछ कमियां भी है। कमी है इस सर्कुलर में जो अभी, हालांकि हो सकता है कि आगे जाके सेबी इसको लेके कुछ चेंजेस करे, लेकिन अभी सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना वो ये है कि सेबी ने ये बोला है कि जितने भी एएमसीज है जो इस तरीके के इंडेक्स ईएलएसएस फंड लॉन्च कर रहे हैं, वो एक इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही ईएलएसएस फंड रख सकते हैं। यानी उनके पास जो एक्टिव ईएलएसएस फंड है या तो वो रखो या आप अपना एक इंडेक्स ईएलएसएस फंड लॉन्च करो, आप दोनों ईएलएसएस नहीं चला सकते हो क्योंकि सेबी ने कैटेगराइजेशन कर दिया। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी आपके एक्टिव ईएलएसएस फंड है ना, अभी उनका एएम देखोगे, जैसे एक्सिस की बात करो तो तकरीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा का एएम है, आदित्य बिरला की बात करोगे 13,000 करोड़ से ज्यादा की एएम है। तो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स फंड है, ऑलरेडी एएमसी है, जिनके एएम बहुत बड़े हैं। अब सीधी सी बात है, फंड हाउसेस को पता है कि भाई यहाँ पे जो मेरे पास एओम है, जो पैसा मैनेज कर रहा हूँ वो 30,000 करोड़ है और मैं यहाँ पे 1% चार्ज कर सकता हूँ साल का, तो मैं एक नया इंडेक्स फंड क्यों निकालूंगा जहाँ पे मुझे फीस भी कम मिलेंगी और एओम भी अभी कुछ है नहीं, तो मैं ये वाली कैटेगरी छोड़ के इसमें क्यों जाना चाहूँगा, यानी मैं अपनी फीस क्यों कम करूँगा। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा होगा कि ज़्यादातर एएमसी अभी इस इंडेक्स ईएलएसएस फंड में ना जाए, कुछ नए नए जो आपके एएमसी हो रहे हैं वो हो सकते हैं लॉन्च करे क्योंकि इस समय अट्रैक्शन होगा। जैसे आईएफएल की बात करें तो लाइक आईएफएल 21 दिसंबर तक है ओपन, उसके बाद ये एनएफओ पीरियड में 10 रुपए के एनएबी में मिलेगा। अभी आने वाले टाइम पर अभी और भी आपको एनएफओस मिलेंगे जो इसी कैटेगरीज को कैटर करेंगे, मतलब इंडेक्स ईएलएसएस फंड देखने को मिलेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा पिन पॉइंट है कि जो एक ही एएमसी दो ईएलएसएस फंड नहीं रख सकती, जो उनके एग्जिस्टिंग ईएलएसएस फंड है वहां से निकल के इंडेक्स में जाना मुझे नहीं लगता कि काफी सारे एएमसीज ऐसा करेंगे क्योंकि उससे उनकी जो कॉस्ट है, उनके जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे। मतलब एक्सपेंसेस आई मीन टू से उनके जो पैसा कमाने का जो तरीका है, जहां से वो पैसा कमा रहे हैं, वो अपना फीस क्यों करेंगे इंडेक्स फंड में जाके। बट फिर भी क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट और एक सबसे बड़ा एक दिक्कत ये भी हो सकता है कि अगर जितने भी नए ईएलएसएस फंड आएंगे जो इस इंडेक्स को लॉन्च, इंडेक्स ईएलएसएस फंड आएंगे, अब होगा क्या, जैसे मैंने आपको वीडियो बता रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता होगा, और ये हमें मालूम है कि इंडेक्स फंड में खर्चे कम होते हैं, एक्सपेंसेस कम होते हैं। जो नए इन्वेस्टर्स होंगे अब वो इन एग्जिस्टिंग ईएलएसएस फंड में पैसा लगाएंगे नहीं या कम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन कोई भी एएमसी का रहने दीजिए, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ इतना है कि ये आपके इंडेक्स को रेप्लिकेट करने का काम है, एग्जैक्टली उसको उसी रेशो में, उसी वेटेज में रेप्लिकेट करने का काम है फंड मैनेजर का। तो फंड मैनेजर की रिसर्च इसमें कोई ज़्यादा मायने रखती नहीं है क्योंकि इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है। तो यहाँ पे मेरे खर्चे कम हैं, प्लस मेरे को यहाँ पे बेनिफिट ये मिल रहा है कि एक्सपेंसेस कम है, इंडेक्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो जो नए इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए एक अच्छा अप्रोच है, अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया हो सकता है। तो ईएलएसएस में हो सकता है जो एक साइकिल चलेगी 3 साल के बाद, जो पैसा ये ओपन होगा, जिनका ओपन हो रहा होगा, वो हो सकता है यहाँ से मूव करेंगे इस कैटेगरी में, इस इंडेक्स में। अगर आप एक बिल्कुल बिगनर हो, नया आपने अभी तक ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करा, या इवन आपने टैक्स सेविंग के लिए कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करा, एसआईपी नहीं करी, तो मुझे लगता है कि आपको इस पैसिव इंडेक्स ईएलएसएस फंड में जाना चाहिए। आईएफएल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो, थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़े और भी नए ईएलएसएस फंड्स आएंगे, वहां जा सकते हो। अभी वेट एंड वॉच वाली बात है। परफॉर्मेंस की बात इसमें कोई मायने नहीं रखती क्योंकि हमने ऑलरेडी निफ्टी 50 का कंपैरिजन किया था अपनी लास्ट वीडियो में विद द एक्टिव फंड्स। तो यस, इंडेक्स तो कैन गिव यू द वेरी गुड रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, खर्चे भी कम होंगे तो फायदा होगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। डायरेक्टली एकदम एकदम रश नहीं करना चाहिए कि नहीं आईएफएल ने पहला इंडेक्स लॉन्च कर दिया, इंडेक्स ईएलएसएस, तो मुझे जाके पैसा लगाना है। अभी आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा टाइम के बाद और भी इंडेक्स फंड्स आएंगे, और भी एएमसीज लॉन्च करेंगी, तो हो सकता है कि जो सेबी ने
जो ये सर्कुलर निकाला कि हर एएमसी सिर्फ एक ही इंडेक्स फंड ईएलएसएस फंड रख सकती है, तो पैसिव में या एक्टिव में, तो हो सकता है कि आगे जाके ये बोला जाए, सेबी इस तरीके का गाइडलाइन जारी कर दे कि एक एएमसी एक पैसिव ईएलएसएस रख सकती है और एक एक्टिव ईएलएसएस रख सकती है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था, इस आईएफएल निफ्टी 50 ईएलएसएस के बारे में बताने वाले हैं कि इसका काम क्या रहेगा, कैसे काम करेगा, प्योर इंडेक्स की तरह काम करेगा, खर्चे कम होंगे, टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। और चाहिए होगा आपको उसके बारे में और डिटेल वीडियो बनानी है तो मुझे बताइएगा। चैनल के नीचे हमने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और प्लस हमने अपने आप ब्लॉग का भी लिंक डाला हुआ है, आप मेरे ब्लॉग्स भी रेफर कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। हम मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।